जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। ओजांग टाइम्स के इस स्पेशल सेशन में जहां हम लोग रोज ये देखते हैं कि क्या एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं या क्या एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है करंट अफेयर्स में, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और ख़ास तौर पर उसको हम अपने बेसिक सब्जेक्ट से भी रिलेट करते हैं। तो आज का जो विषय है वो अभी ब्लू इकोनॉमी को लेकर है। ब्लू इकोनॉमी को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भारत इसमें एक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। और अभी हाल ही में जो इंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट में भी को मेंशन किया गया और ब्लू इकोनॉमी 2.0 को रिलीज़ किया गया। मतलब कि एक बार फिर से जो ब्लू इकोनॉमी को लेकर कंसीड सेगमेंट बना हुआ था, पूरा एक कंसर्न बना हुआ था, कुछ चिंताएं थी और उसके अलावा उसके कुछ लाभ थे। उसको हमें कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है, मरीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ हमें कैसे ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर आगे और काम करने के लिए अभी इंतरिम बजट में ब्लू इकोनॉमी को मेंशन किया गया है। तो इसके क्या है मायने, आज हम इस पर समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लू इकोनॉमी का भारत ये अर्थव्यवस्था में क्या एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है और भारत में इसके जो रोल हैं वो दुनिया को कैसे प्रभावित करने वाला है, या भारत के पास ऐसी क्या कैपेसिटी है इस समय कि वो ब्लू इकोनॉमी को इतना बढ़ावा दे रहा है और आगे आने वाले समय में कैसे ब्लू इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट दिस मीन, इसका मीन क्या है, मीनिंग क्या है कि भाई ब्लू इकोनॉमी हम लोग बोल रहे हैं। तो देखो, द कंसेप्ट of the blue economy has gained significant transitions of recent year। अभी ये जो चीज़ें हमें रिसेंट ईयर में देखने को मिला कि ब्लू इकोनॉमी को लेकर कई महत्वपूर्ण चीज़ें अभी कुछ वर्षों में ही सामने आनी शुरू हुई, स्पेशली इन द नेशन विद एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन। उन देशों में ही ज़्यादा हमें देखने को मिला जिनके पास बहुत बड़े कोस्ट लाइन हैं, यानी कि समुद्री सीमाएं हैं। जैसे भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की के पास काफ़ी लंबी समुद्री सीमा है। तो यहाँ पर भारत को इसको लेकर काफ़ी लाभ होने वाला है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ बात की गई है। ये जो इनिशिएटिव है ये इस टर्म को बताता है कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 जो इनिशिएटिव है, जो टर्म है, इसका एम यही है कि इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए, यानी कि एक एकीकृत रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक समृद्धि की जाए। किस चीज मामले को लेकर कि हम अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों का भी हम इस तरह से उपयोग कर सकें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि बढ़ सके और इसके साथ साथ हम मरीन इकोसिस्टम को प्रिजर्व भी कर सके। इस तरह से हमें ग्रोथ करने की जरूरत है, प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम। तो ये इसका एक बेसिक मीनिंग निकल कर आता है कि हम इसका जो एम है, जो ब्लू इकोनॉमी 2.0 का एम है, जो इंतरिम बजट में मेंशन किया गया, इसका मेन एम यही है कि हम एकीकृत रूप से आर्थिक समृद्धि कर सकें। किसके साथ? मरीन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के साथ साथ, यानी कि जो मरीन इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिकी है, उसको संरक्षित करने के साथ साथ हम यहाँ पर इस बजट में इस चीज़ को स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सके या इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग, अगर हम ब्लू इकोनॉमी को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ब्लू इकोनॉमी को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक महत्व क्या है इसके, कि तो जो ब्लू इकोनॉमी है ये मुख्य रूप से एक बहुत बड़े इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपने रेंज में लेती है ना। ब्लू इकोनॉमी एक्युपाइज द रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ओशन, सी, कोस्ट्स विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। इसके साथ साथ सतत रूप से जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, सागर हैं, महासागर हैं, उनको हम इस तरह से उपयोग करें, उनके संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि वो सतत रूप से बने। देखिए, सतत शब्द जो है कई बार हमें आता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात की गई, इसमें 17 है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब आप बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 14 गोल है उसमें आप देखेंगे कि जल के नीचे के जो जीव हैं, ब्लू इकोनॉमी पर फोकस किया गया है, उस पर बताया गया है कि किस तरह से ब्लू इकोनॉमी का रोल है, उसको समझाया। तो इसका एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है और भारत के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो समुद्री सीमाएं काफ़ी लंबा कोस्ट लाइन है और इसके जो संसाधन है, समुद्री संसाधन है, उसका उपयोग आगे आने वाले भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन पर्सपेक्टिव में भी
इस चीज़ को बोला गया, जैसे यूरोपियन कमीशन है तो इसने जो है देखा है कि जो इंटरकनेक्टेड डोमेन है, एस्टेब्लिश द इमरजेंस सेक्टर, कई सारे सेक्टर्स इससे अभी समुद्रों से जुड़े हुए हैं, कई क्षेत्र समुद्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्राथमिक इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर हो जिसमें फिशरीज की चीज़ें आती हैं, फिशरीज आ रही हैं, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई। इसके साथ साथ चाहे सर्विस सेक्टर हो, यानी कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड और कोस्ट की बात होती है, यानी बंदरगाहों के निर्माण की बात होती है, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वहीं वर्ल्ड बैंक का भी जो इसमें आप व्यू देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ये इसको ऐसे डिफाइन करता है कि इस समुद्री संसाधनों का किस तरह से उपयोग किया जाए, सतत रूप से उपयोग किया जाए, सस्टेनेबल यूज किया जाए, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सस्टेनेबल यूज का मतलब आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि इस तरह का उपयोग किसी भी संसाधन का कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके, यानी कि उसके लिए भी ये संसाधन जो है सतत रूप से बने रहे, यानी कि आज की पीढ़ी ही उसे खाकर खत्म ना कर दे। तो आगे आने वाले समय में जो संसाधन है उसका ठीक प्रकार से यूज करना इसमें बताया गया है। और इसके साथ साथ जो आजीविका है उसको इम्प्रूव करना, जॉब क्रिएशन, और इसके साथ साथ हम सभी देख रहे हैं जब सस्टेनेबल है तो प्रिजर्विंग ओशन हेल्थ, यानी कि समुद्रों का जो एक स्वास्थ्य है उसको भी इसमें बताया गया है। वर्ल्ड बैंक का व्यू जो है वो यही कहता है कि समुद्री स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करने की जरूरत है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने की जरूरत है। तो ब्लू इकोनॉमी का कंसर्न इस वजह से इंडिया के लिए भी बना हुआ है। तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी पोटेंशियल है, संसाधनों से भरा हुआ है। अब वो कैसे, देखिए लॉन्ग कोस्ट लाइन है ना, कैसे महत्वपूर्ण है भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी। भारत की इतनी लंबी सीमा है, इतनी लंबी सीमा है जो एक खजाने की तरह है। कैसी सीमा, जो समुद्री सीमा है, समुद्री तट हैं, वो पूरे खजाने की तरह है। और ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। अलग अलग तरह के संसाधन हमें समुद्री रूप में दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह की फिशरीज, मछलियाँ हैं, शैवाल हैं, तो इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखी जा रही हैं। इसी तरह से आप देखें डाइवर्स मरीन लाइफ भी आपको यहाँ दिखाई देगी। डाइवर्स मरीन लाइफ यानी कि अलग अलग तरह के समुद्री जीव यहाँ पर पाए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो कि भारत के ब्लू इकोनॉमी को और उसके मरीन जो प्रोडक्शन है, मरीन उत्पादन है, उसको बढ़ावा देने में सहायक होंगे। इसके साथ साथ टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी इसमें बात की गई है। ब्लू इकोनॉमी को लेकर आपने देखा होगा कि अभी बजट में भी जो है लक्षद्वीप को लेकर बात की गई। तो लक्षद्वीप का एक पूरा कोस्ट लाइन जो है ना, वो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, यहाँ टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है। तो इंडियाज़ जो कोस्ट लाइन है आर नॉट जस्ट अबाउट मरीन एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो अबाउट द पोटेंशियल फॉर टूरिज्म विच इज़ इंट्रीगल द ब्लू इकोनॉमी। ये भी जो है ब्लू टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जो कि एक सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देगा, और इसके साथ जब सर्विस सेक्टर हमारा बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा, तो हम लोग ये देख पाएंगे कि हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसके लिए ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। और उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, यानी कि जीडीपी जो ग्रोथ की बात करते हैं, तो इससे जो है हम आगे बढ़ेंगे। और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल देश का जो हमने एक बात बोली हुई है कि 2030 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, तो ये आगे हमें देखने को मिल सकता है कि इन सेक्टर्स के बढ़ने के कारण ब्लू इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है आगे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ग्लोबल एंगेजमेंट एंड ब्लू इकोनॉमी, इन दोनों के बीच में देखें कि विश्व का क्या एक रोल हमें दिखाई देता है। तो पॉलिसी रिलीज जो 2022 में हुई थी, तो इसमें भारत ने ब्लू इकोनॉमी को लेकर एक पॉलिसी रिलीज की थी वर्ल्ड लेवल पर, यूनाइटेड नेशन में। 2023 में जो G20 समिट हुआ था, तो इसमें भी भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर फोकस किया था ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, यानी समुद्री जो संसाधन है उसका उचित रूप से, सतत रूप से उपयोग करके इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। अगर इंडिया के इंतरिम बजट में बात करें तो क्या प्रपोजल दिए गए हैं ब्लू इकोनॉमी को लेकर, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो रिस्टोरेशन स्कीम को फिर से रिस्टोर किया गया है, एक बार फिर से लाया गया है, तो इसको 2.0 नाम दिया गया है ब्लू इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले ये आ चुका है और यही कारण रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि इसको एक बार फिर से रिस्टोर किया गया है ताकि इंश्योर किया जाए ओशनिक हेल्थ ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ ओशनिक हेल्थ को भी हम क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर, अगर आप कोस्टलाइन एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर विल बी प्रमोटेड विद एन इंटीग्रेटेड एंड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच,
और ये कई तरह के सेक्टर, आपको मैंने यहाँ पे शुरू में ही बताया कि एक्वाकल्चर यानी कि जो समुद्र मत्स्य पालन है, मछली पालन है, या मरीन कल्चर यानी कि समुद्री संसाधनों, समुद्री तट पर ही मत्स्य पालन करना या शैवाल पालन करना, इन सब को बढ़ावा देना है। अलग अलग मल्टी सेक्टर अप्रोच को इसमें अपनाने की बात की गई है। इसके साथ साथ इंट्रीगल एक्वा पार्क्स जो कि टूरिज्म के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ मछली पालन के लिए भी। तो 5 इंटीग्रेटेड, 5 एकीकृत एक्वा पार्क आर प्लान टू बी द सेट अप टू द बूस्ट एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी। 5 एक्वा पार्क को बनाया जा रहा है जहां पर मरीन प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोग ये देख पाएंगे कि जो एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी है यानी कि जो समुद्री उत्पादन है, जलीय उत्पादन है, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। तो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होगा, कि आर्थिक समृद्धि होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इकोनॉमिक जब ग्रोथ होती है तो हम जानते हैं कि देश विश्व में जो मापा जाता है वो इसी आधार पर मापा जाता है। जैसे अभी हम जीवीए वगैरह की बात करते हैं, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, कि आप सभी में से कई व्यूअर्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब हम शब्द बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ना, ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार, तो ये हमारा क्लियर कैसे हो इन शब्दों को। ये तो करंट अफेयर्स में हो गया कि भाई चलो करंट अफेयर्स में हमने पढ़ लिया, तो हमारा ये क्लियर कैसे हो। तो देखो क्लियर है, ये ऐसे होगा कि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर एक बहुत ही अच्छा बैच है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और इस बैच का नाम है प्रहार 2025। 2025 को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो जो यूपीएससी प्री कम मेंस बैच है, ठीक है, प्री कम मेन बैच है, इसमें इस बैच का जो प्राइस है अभी जो वर्तमान में है 15 फरवरी तक, 15 Feb तक, तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है वो 7,999 है। क्लियर है। और बैच जो है 20 फरवरी को होगा। लेकिन इसमें क्या विशेष बात है, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है पूरा, ठीक है, पूरा जो है 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें विशेष क्या है, विशेष ये है कि अभी आप जब 15 फरवरी तक लेते हैं तो इस पैकेज के साथ यानी यूपीएससी प्री प्लस मेंस के साथ आपको एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज प्लस सीसेट की क्लासेस भी फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, कब तक लेते हैं आप, जब आप 15 Feb तक इसमें रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तब तक। ठीक है, तो आपके पास सुनहरा मौका है। और जैसे मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, और ये जो बेसिक जो टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो इसको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के बैच में मैंने कवर किया हुआ है। इन टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, और इसमें हम जो चीज़ें समझ रहे होते हैं कि कैसे कोई देश की अर्थव्यवस्था या जीवीए क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इन सब चीज़ों पर हमने बहुत अच्छे से बात की हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों पर हमने एनसीईआरटी में बात की हुई। तो आप जब ये बैच लेते हैं, पूरा एक पैकेज लेते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम के लिए एनहांस कर पाते हैं। इसके अलावा अगर केवल आप सिंपल एनसीईआरटी का बैच लेना चाहते हैं, केवल एनसीईआरटी का बैच लेना चाहते हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट हैं, तो आप इस को ले सकते हैं। 12 फरवरी से बैच शुरू है, 7 फरवरी तक ये ऑफर है 499 में। केवल एनसीईआरटी आंदोलन बैच है, ये केवल एनसीईआरटी के लिए है, तो आप इसको ले सकते हैं। 12 फरवरी से बैच स्टार्ट है, 7 फरवरी तक ये ऑफर है मात्र, फिर इसके बाद ये 999 का हो जाएगा 7 फरवरी के बाद ये। तो बाकी कॉल कर सकते हैं आप इन नंबर्स पर, किसी भी बैच के लिए आप इस नंबर पर कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750711100 पर। ओके, देन वी स्टार्ट। जो हमने पढ़ा कि जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि भाई 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे, 5 एकीकृत एक्वा पार्क्स बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि एक्वा कल्चर प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये इंटरिम बजट है उसमें ये प्रपोजल रखा गया है ब्लू इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा एनहांसिंग एक्वा कल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसमें गोल रखे गए हैं कुछ कि भाई प्रोडक्टिविटी गोल क्या क्या रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी गोल जैसे इसका एम क्या रखा गया, इंक्रीज एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो करना है वो 3 से 5 टन पर हेक्टेयर बढ़ावा देना है। यानी कि 1 हेक्टेयर में 3 से 5 टन तक हमें एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। जैसे मत्स्य पालन हो या शैवालों का पालन हो, सीप हो, या ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो उसको हमें कहाँ तक बढ़ाना है। तो एक एम जो रखा हुआ है हमने 3 to 5
टन का हमने पर हेक्टेयर रखा हुआ है। इसी तरह से एक्सपोर्ट टारगेट भी रखा हुआ है। एक्सपोर्ट टारगेट यानी कि जो निर्यात है ना, उसको बढ़ा, उसका गोल रखा हुआ है कि हमें गोल क्या कर देना है, क्या गोल रखा है कि डबल एक्सपोर्ट कर देना है, यानी कि 1 लाख करोड़, डबल एक्सपोर्ट टू 1 लाख करोड़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो विदेशी जो मुद्रा है उसका प्रवाह देश में होता है, तो जिससे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, मजबूत भी होता है। तो आशा करता हूँ कि ये भी एक गोल हम जल्दी ही अचीव कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका योगदान रहेगा कि अगर हम बात करते हैं एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा बहुत तेज़ी के साथ। हम लोग देखेंगे कि इसमें बताया गया कि इनिशिएटिव्स विल जनरेट 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द नियर फ्यूचर। आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि 55 लाख एम्प्लॉयमेंट इसमें हमें दिखाई देगा। 55 लाख तक जो है एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेशन दिखाई देने वाला है, यानी कि रोजगार का सृजन भी ये क्षेत्र करेगा, ये हमने रखा है। तो इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या कहती है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस पर अगर हम देखें तो कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या कहते हैं, ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी वाज रिलीज्ड, आउटलाइन की रिकमेंडेशन ऑन वेरियस सेक्टर। कई सारे इसमें सेक्टर्स को इससे जुड़ा हुआ बताया गया है, और जिससे ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो समुद्री अर्थव्यवस्था आप इसे कह सकते हैं, या ब्लू अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा। इसमें फोकस किया गया है किस पर, जैसे मैं आपको पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूँ, फिशरीज पर फोकस किया गया है। मरीन फिशरीज, एक्वाकल्चर एंड फिश प्रोसेसिंग आर गिवन स्पेशल अटेंशन इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में जो भारत की ब्लू इकोनॉमी की पॉलिसी है, इसमें फिशरीज पर ज़्यादा फोकस किया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो समुद्र में मत्स्य पालन हो रहा है, या जो मछलियों का उत्पादन हो रहा है, उसको लेकर इंडिया जो है एक मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। तो इस वजह से भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी है, वो आगे बढ़ने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहाँ पर दिखाई देता है। इस पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है जैसे कि नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को, कोस्टलाइन मरीन स्पेशल प्लानिंग एंड टूरिज्म प्रायोरिटी को, टूरिज्म को भी प्रायोरिटी दी गई है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे कि तो इसमें कई सारे और अप्रोचेस भी अपनाए गए हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिपिंग पर भी बात की गई है। सीधी सी बात है, अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसे एक्सपोर्ट भी करना है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, जैसे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड शिपिंग आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क के रूप में हमें दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल डायमेंशंस की अगर आप बात कर लेंगे तो विश्व स्तर में हमें दिखाई देता है कि ब्लू विश्व स्तर पर आप देखेंगे तो ब्लू इकोनॉमी 2.0 है, साइट 20 डेलिब्रेशन है, सिक्योरिटीज़ एंड एनर्जी को लेकर बात बोली गई है कि फोकस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बात की गई है मरीन को कंजर्व करके। इसके अलावा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ने फोकस किया है कि ब्लू इकोनॉमी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर AI ड्यूरिंग द G20 समिट में इसकी बात की गई थी। Offshore energy and securities are also considered in the strategic dimensions ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी पर बात की गई। तो यानी कि जो ऑफशोर एनर्जी है, यानी समुद्र से जो हमें स्वच्छ ईंधन मिल सकता है, यानी स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है, ऑफशोर जिसे कहा जाता है ऑफशोर एनर्जी, एंड सिक्योरिटी, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा या देश की सुरक्षा के लिए समुद्री सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा, समय पहले ही देखा कि भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडोज ने कैसे अरब सागर में जाकर भारतीय एक शिप को मतलब यहाँ पर एक जहाज को लुटेरों से मुक्त कराया था। तो उस सिक्योरिटी और कंसर्न को भी लेकर यहाँ पर भारत की जो इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं वो बने हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि ब्लू इकोनॉमी को लेकर आपका जो एक नज़रिया है वो कहीं ना कहीं सुधार में आया ही होगा। और इसके साथ साथ आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप डेली मेरे साथ करंट अफेयर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो आप ऐप पर जाकर फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली इवनिंग में
कुछ 7 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करता हूं और एक मेंस का क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूं, जो कि मेंस का क्वेश्चन मैं वही देता हूं जो कि मैं पीछे करंट अफेयर्स में आप लोगों से डिस्कस कर चुका होता हूं। तो आप लोग वो उस बैच को भी परचेज कर सकते हैं और डेली मेरे साथ करंट अफेयर्स में जुड़ सकते हैं। जैसा कि एक बार फिर से मैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में आज चर्चा भी करूंगा, इसके बेसिक डायमेंशन, इसके क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं करंट अफेयर्स में यूपीएससी के एग्जाम में, उस पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जुड़ जाइए मेरे साथ ऐप पर, ओजांग ऐप पर जाकर आप ये बैच ले सकते हैं करंट अफेयर्स का फरवरी 2024 का। और इसके लिए 8750711100 पर कॉल कर सकते हैं इस बैच के लिए भी, और आपको ये बैच मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और क्लियर होने के साथ साथ आपने इसमें काफ़ी अच्छे चीज़ों को सीखा भी होगा। तो ब्लू इकोनॉमी क्या होती है इस पर आप के कंसेप्ट जरूर क्लियर हुए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वे भी हमसे जुड़ सकें, और ये परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा भी लगेगा हमें भी, आपको भी, हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। हम इसी तरह के नए नए कंसेप्ट लेकर आते रहेंगे। इकोनॉमिक परिचय को भी देखना ना भूलें, जो कि डेली को ओजांग टाइम्स पर आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।